रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एपिसोड 2 दिल्ली कार में। पलक अब भी हैरान थी, समझ में नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दे। निर्भय नोमानी ने अभी अभी जिस शख्स का नाम लिया था, पलक सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा कुछ करेगी। वो बस चाहती थी कि निर्भय अपने स्टेटमेंट को गलत साबित कर दे, वो कह दे कि वो मजाक कर रहा था, और यही हुआ। अचानक निर्भय हंसा, एकदम से उसकी हंसी काफी खौफनाक हो गई। पलक एक पल के लिए ठिठक गई, डर उसकी पूरी रॉड में दौड़ उठा। वो निर्भय को अब भी डरी आंखों से देख रही थी और वो वैसे ही बोला, इससे भी किसी करीबी ने सब किया हो तो तुम क्या करोगी? पलक कुछ भी नहीं बोल पाई और निर्भय ने वैसे ही कहा, जो जितने अच्छे दिखते हैं वो उतने ही अच्छे हो जरूरी नहीं। पलक 2 पल खामोश रही और निर्भय ने वापस कार स्टार्ट कर दी। वो वैसे ही बोली, क्या तुम सच बोल रहे हो? ये सब रिदा ने किया है। निर्भय ने बिना उसकी तरफ देखे कार ड्राइव करते हुए कहा, मैं तुम्हारा सेवियर नहीं हूँ, तुम्हारा गार्ड नहीं हूँ जो तुम्हें आगाह करूँ या तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र करूँ। ये तुम पर है कि तुम पता लगाओ कि तुम्हारी फ्रेंड ने वो किया है या नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। मुझ पर भरोसा करोगी तो हो सकता है अपनी फ्रेंड को खो दो, पर अपनी फ्रेंड पर भरोसा करो तो हो सकता है आगे और धोखे में फंस जाओ। पलक साफ समझ रही थी कि वो इनडायरेक्ट रिदा पर ही इल्जाम लगा रहा था। पलक कुछ नहीं बोली और बस खिड़की से बाहर देखने लगी। रिदा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसे बचपन से नहीं जानती थी, पर उसने और रिदा ने साथ में ही मॉडलिंग स्टार्ट की थी। एक फैशन शो से उसके बाद दोनों ने ही साथ में एन में कदम रखा था और तभी से दोनों बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रिदा कुछ ऐसा करेगी, क्योंकि वो हमेशा से उसके साथ काफी स्वीट रही है। वो इन्हीं सब सोच में थी और गाड़ी सीधा एक जगह पर जाकर रुकी और पलक एक बार फिर से आगे टकराते टकराते बची। उसने अपनी मुट्ठियां कस के भींची और निर्भय की तरफ देखा तो उसने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे कुछ टेस्ट होने हैं राइट? आई थिंक तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। पलक को अचानक याद आया, उसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके थे, उसका पहला अल्ट्रासाउंड तक नहीं हुआ था। वो इतनी घबरा गई थी कि बस ये पता लगने के बाद कि वो प्रेग्नेंट है वो वापस हॉस्पिटल गई ही नहीं, और अब 3 महीने हो चुके थे। उसके टेस्ट होने जरूरी थे, उसका अल्ट्रासाउंड होना जरूरी था ये जानने के लिए कि उसकी कोख में पल रहा बच्चा ठीक है या नहीं। पलक ने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतरते हुए बोली, बाप होने का कभी कोई फर्ज निभाना मत, वैसे भी तुमसे मुझे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है। उसकी बात सुनकर भी निर्भय ने कोई जवाब नहीं दिया और सामने देखता रहा। पलक वहां से सीधा हॉस्पिटल के अंदर चली गई और निर्भय वहां से चला गया। पलक हॉस्पिटल के अंदर आते ही रिसेप्शन पर बोली, डॉक्टर मिताली। रिसेप्शनिस्ट ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आप मिसेज नोमानी है। पलक ने कुछ देर खामोश रहने के बाद हाँ में सिर हिलाया। वो कहना तो चाहती थी कि वो पलक शेखावत है, नोमानी नहीं, पर कुछ बोल नहीं पाई और उसे रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी आपकी अपॉइंटमेंट है 5 मिनट बाद की, आप 5 मिनट बाद उनके केबिन में जा सकती है। पलक ने हाँ में सिर हिलाया और वही वेटिंग एरिया में इंतजार करने लगी। उसे पता था निर्भय ने ही अपॉइंटमेंट ली होगी, क्योंकि उसे तो पता था हॉस्पिटल आना है। वो ऐसे ही कुछ देर इंतजार करती रही और फिर उसकी बारी आ गई। वो अंदर आए तो सामने ही डॉक्टर बैठी थी और वो पलक को देखते ही मुस्कुराकर बोली, तो मॉडलिंग से टाइम मिल ही गया हमारे लिए। पलक मुस्कुराई और उसके सामने जाकर बैठ गई और बोली, अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो ये भी टाइम भी नहीं मिलता। मिताली के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने कहा, सुना मैंने जो कुछ भी हुआ, समझ तो कुछ आया नहीं, बट इतना पता है कि जिस वक्त से तू अभी गुजर रही है वो काफी मुश्किल वक्त है। वो पलक के पास आई और पलक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा, चल टेस्ट करवा ले, और पलक को अपने साथ लेकर चली गई। मिताली और पलक स्कूल टाइम की फ्रेंड्स थी। दोनों का इतना मिलना नहीं हो पाता था क्योंकि मिताली एक डॉक्टर थी और पलक एक मॉडल, पर दोनों काफी अच्छी दोस्त थी। आज भी घंटों एक दूसरे से बातें कर सकती थी। बट मिताली की शादी के बाद जैसे दोनों का मिलना काफी कम हो गया था। यहाँ पलक भी अपने करियर में बिजी हो गई थी। मिताली की शादी उसकी पढ़ाई पूरी होते ही हो चुकी थी। उसकी शादी को 3 साल होने वाले थे। वो 3 साल से प्रैक्टिस कर रही थी और अपनी लाइफ में काफी खुश थी। उसने पलक के सारे टेस्ट किए, उसका अल्ट्रासाउंड किया और फिर बोली, बच्चा तो काफी फिट एंड फाइन है। 3 महीने हो गए प्रेगनेंसी को, बट अच्छी ग्रोथ की है। अभी तक तो वैसे शरीर पूरा बनता नहीं है, ठीक है। और फिर उसने पलक के बाकी सारे रिपोर्ट्स कलेक्ट करके फाइल बनाते हुए कहा, तुम भी काफी ठीक लग रही हो। कुछ प्रॉब्लम, कहीं दर्द वगैरह, कोई चीज जो ठीक नहीं लग रही है? पलक ने ना में सिर हिलाया और बोली, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस एंजाइटी थोड़ी ज्यादा रहती है। हर चीज से एंजाइटी होती है, ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊंगी। मिताली मुस्कुराई और बोली,
लाजमी है, प्रेगनेंसी में होता रहता है तो फिक्र मत करो। तुम बस मुझे ये बताओ कि निर्भय तुम्हारे साथ कैसा है। जैसे तुम दोनों की वो अफवाहें उड़ी, फिर शादी की खबर उड़ी, तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर उड़ी, मुझे लगता है ये सब ठीक नहीं हुआ। ठीक रहता है निर्भय नोमानी? पलक सोचने लगी, वो इंसान जिसने उसके सामने बस एक सर्टिफिकेट रखकर उसे शादी साबित कर दी थी। इन 2 रातों में उसने 2 बार पलक के साथ जबरदस्ती की थी। वो बस अपने आप को सबसे ऊपर समझता था। जो वो कर रहा था वो उसके लिए वही सही था। उसे जरा सा भी गिल्ट नहीं था कि उसने पलक के साथ क्या किया है। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसका करियर दांव पर लगा दिया है, उसकी पहचान दांव पर लगा दी है, पर उसकी नज़र में इतना बड़ा कुछ हुआ ही नहीं। अब पलक मिताली को ये सब कैसे बताती? वो वैसे ही खामोश बैठी रही तो मिताली ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, पलक सब ठीक है ना? पलक ने कहा, तुमसे नहीं छुपाऊंगी, 1 नाइट स्टैंड था। गलती हुई थी जिसकी वजह से प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी की वजह से शादी है। खुश हूं या नहीं ये नहीं पता, बस निभा रही हूं। उसकी बात सुन मिताली थोड़ी उदास हुई और बोली, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो बोली, तुझे पता है मेरे हस्बैंड कौन है? पलक ने ना में सिर हिलाया तो मिताली ने कहा, क्या फायदा दोस्त होने का जब तुझे इतना भी नहीं पता? पलक ने मुंह बना लिया तो वो बोली, सिक्योरिटी एजेंसी संभालते हैं वो, निर्भय नोमानी की। वो उनके मेन गार्ड है, कह सकती है उनका हमसाया। तो अब मैं भी तुझसे मिल सकती हूँ, बहाने से। पलक एकदम से हंसी और बोली, हाँ राका, वो तेरा सिक्योरिटी गार्ड अब मेरे हस्बैंड को सिक्योरिटी दे रहा है ना? मिताली भी हंस दी। कुछ देर उन दोनों के बीच ऐसे ही बातें हुई। पलक की मेडिसिन और उसकी रिपोर्ट्स लेने के बाद पलक वहां से चली गई। यहाँ दूसरी तरफ ब्लैक विला में ही निर्भय जैसे ही अंदर आया वहां पर उसके सारे गार्ड्स खड़े थे और एक आदमी को घेर रखा था उन्होंने। वो घुटनों के बल बैठा था और हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसे काफी मारा गया था ये देखकर लग रहा था। निर्भय ने अंदर आते हुए ही अपना कोट उतारकर साइड में एक आदमी को दिया और अपने शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करते हुए अंदर आते हुए बोला, क्या पता चला? और सामने खड़े राका ने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें। निर्भय ने उसकी तरफ हाथ फैलाया तो राका ने अपने हाथ में पकड़ी गन उसकी तरफ बढ़ाई। निर्भय ने उसे देखा। राका समझ गया। उसने गन वापस अपनी तरफ कर ली और एक लोहे की रॉड उठाकर निर्भय के हाथ में थमा दी। वो आदमी जो घुटनों के बाल बैठा था हैरानी से निर्भय को देख रहा था। उसके शरीर पर काफी सारी चोटों के निशान थे और निर्भय ने उसे रॉड को अच्छे से अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए उसके करीब आकर एक जोरदार की रॉड उसके ऊपर दे मारी। पहले ही वार में उसके मुंह से खून निकलने लगा और सीधा जमीन पर गिरा। निर्भय बिना रुके उसके पूरे शरीर पर उस रॉड को मारे जा रहा था और वो इंसान बस कराहे जा रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे हर जगह से जख्मी हो रहा था, खून बाहर निकलने लगा था, पर निर्भय को उस पर जरा रहम नहीं आ रहा था और वो एकदम से रोते हुए बोला, बताऊंगा, सब बताऊंगा, मैं सब बता दूंगा। वो कौन है क्या? पर निर्भय ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक और वार करते हुए कहा, तेरी जरूरत नहीं है, अब उस इंसान को मैं खुद ढूंढ लूंगा, तू आराम से जा, गुड बाय, गॉड को मेरा हाय बोलना। उसने उस इंसान के सिर पर रॉड दे मारी और एक ही पल में वो जमीन पर बेजान सा पड़ा था। हर जगह शरीर पर खून निकल रहा था और घाव के निशान पड़ चुके थे। उसे देखकर लग रहा था कि ये बहुत बेरहमी वाली मौत थी। उसने झटके के साथ रॉड उस इंसान के ऊपर फेंकी और बोला, लेकर जाओ इसे और पता लगाओ कि वो कौन है। मुझे 24 घंटे के अंदर उस इंसान के इन्फॉर्मेशन मेरे सामने चाहिए, और अगर ये नहीं कर पाए तो इसी हाल के लिए तैयार रहना। उसने अपने सारे गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा तो सब के सब वहां से निकाल गए। उन लोगों ने उस आदमी की बॉडी को भी वहां से हटा दिया और निर्भय आकर पीठ सफा से लगा लगाकर आराम से पसर गया। तो राका ने कहा, हमने का पता लगाने की पूरी कोशिश की है, वो पलक मैडम के ही फैमिली से कोई है, पर समझ में नहीं आ रहा कौन है। भला अपनी ही बेटी की इज्जत कोई ऐसे कैसे उछालेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निर्भय ने बिना किसी भाव के बिना देखे हुए कहा, पर वो अपने परिवार से कांटेक्ट में नहीं है। राका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस बॉस, बट वो क्यों नहीं है हमें नहीं पता। उनकी फैमिली ने सारी चीज ऐसी छुपा के रखी है कि हमारे लोग पता लगाने की कोशिश करते हुए भी कुछ नहीं पता लगा पाए। अब ये वजह तो पलक मैम खुद ही बता सकती है, बट मुझे नहीं लगता वो अपने मुंह से कुछ भी बताएंगी। निर्भय ने जैसे ही ये सुना अपने सिर को ऊपर की ओर कर लिया और सीलिंग को घूरते हुए बोला, मुझ पर छोड़ दो। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था इस वक्त। वो काफी डरावना लग रहा था। वो निर्भय नोमानी लग रहा था जिससे सब डरते थे, जो बेरहम था, जो सख्त दिल था, जो बला का सरफिरा था।
वो वही करता था जो उसके मन में आता था और जो वो करता था उसके लिए वो गलत नहीं था। राका उसे अच्छे से जानता था। वो चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, बस कोई ऐसी वजह सामने ना आ जाए जिससे बॉस का दिमाग खराब हो, वरना वो छोड़ेंगे नहीं किसी को। राका अपनी ही फिक्र में था और निर्भय पता नहीं किस सोच में डूबा अब भी सीलिंग को देखे जा रहा था। फिलहाल ये मंजर ऐसा था कि उसकी खामोश शख्सियत को देखकर भी कोई डर जाए। दूसरी तरफ ये हॉल था। सोफे पर बैठा वो इंसान टीवी में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले टेलीकास्ट को देख रहा था और नजरें बस निर्भय पर थी। वो वैसे ही उस पर नजरें टिकाए हुए बोला, ये तुमने सही नहीं किया नोनू। तुम्हें इस लड़की का हाथ थामना भारी पड़ेगा, और कितना भारी पड़ेगा ये मुझे भी नहीं पता। पता नहीं उन्हें जब ये सब पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। दिल्ली। पलक इस वक्त कार में थी। वो चाहती थी कि वो अपने फ्लैट पर जाए, पर जानती थी अगर वो अपने फ्लैट पर गई तो निर्भय एक बार फिर से उसे अपने पास बुला ही लेगा और उसका जाना भारी पड़ जाएगा। वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी, इसलिए अब उसे छोटी छोटी चीजों पर भी थकान महसूस होने लगती थी। वो घर जाकर आराम करना चाहती थी और इसीलिए वो सीधा ब्लैक विला के लिए ही निकल गई। आज तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया था। वो ऑफिस तो जा ही नहीं पाए। उसके काफी सारे शूट पेंडिंग पड़े थे जो उसे करने थे। ऊपर से परसों से वर्कशॉप स्टार्ट हो रही थी जिसमें वो मॉडलिंग सिखाने वाली थी। प्रेगनेंसी की हालत में उसके ऊपर अभी भी वर्क का काफी लोड था। निर्भय ने उसे ये कहीं पर भी नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है तो वो काम नहीं कर सकती। इनफैक्ट जब से वो प्रेग्नेंट थी या निर्भय को ये पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, उसने पलक पर काम बढ़ा दिया था। पलक जैसे ही घर पर आई उसकी नजर सीधा निर्भय पर चली गई, जो वक्त सोफे पर बैठा किसी राजा की तरह उसे ही देख रहा था। पलक को न जाने क्यों उससे डर लगा। उसने सूखा घूंट निगला और अपने गले को तर किया। वो धीमे कदमों से अंदर चली आई तो निर्भय ने कहा, रिपोर्ट्स। पलक ने अपने हाथ में पकड़े हैंडबैग से एक फाइल निकालकर निर्भय के आगे कर दी। वो रिपोर्ट्स को देखने लगा। उसमें उसके अल्ट्रासाउंड का एक फोटो भी था। उसके बच्चे की ये पहली तस्वीर थी। पता नहीं क्यों निर्भय काफी ध्यान से इस फोटो को देख रहा था। वो वैसे ही अचानक बोला, कोई प्रिकॉशन। पलक ने नामे सिर हिला दिया। वो चुपचाप जाकर सोना चाहती थी, इसलिए फिलहाल उसे निर्भय से कोई लड़ाई नहीं करनी थी। निर्भय ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, पर पलक को चोट ना आए ऐसे। पलक सीधा उसकी गोद में आ गई। उसने हैरानी से निर्भय को देखा। उसके दोनों हाथ निर्भय के कंधे पर थे और वो वैसे ही बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी चोट लग जाती तो। निर्भय ने उसके चेहरे पर आते हैं उन बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, ऐसे कैसे चोट आती, तुम्हें लगता है मैं आने देता। पलक कंफ्यूजन के मारे उसे देखती रही और फिर बोली, तुम चाहते क्या हो मुझसे। कभी मुझसे कहते हो मैंने तुमसे बदला लेने के लिए शादी की है, कभी कहते हो मुझे मेरा बच्चा चाहिए इसलिए मैंने तुमसे शादी की, तो कभी ऐसे ही झूठा प्यार जताने लग जाते हो। मुझे तो तुम पसंद तक नहीं करते ना, जानते तक नहीं थे मुझे, फिर ये 2 दिन की शादी में सालों वाला प्यार कैसे जता रहे हो। उसकी बात सुनकर निर्भय ने स्मर्क करते हुए कहा, निर्भय नोमानी को समझना इतना आसान होता तो हर दूसरा इंसान निर्भय नोमानी होता। उसने पलक के बालों को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को अपनी ओर झुकाया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पलक की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो उसके सीने पर मारने को हुई कि निर्भय ने अपने दूसरे हाथ से उसकी कलाई को पकड़ा और मोड़कर उसी की पीठ से लगा दिया। पलक के हाथ में दर्द होने लगा था। वो दूसरे हाथ से निर्भय का हाथ अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर निर्भय लगातार उसके होठों को चूमे जा रहा था। वो उसके अपर लिप को बाइट करता तो कभी लोअर लिप को सक कर रहा था और पलक बस छूटने की कोशिश कर रही थी। करीब 15 मिनट के एक लंबे पैशनेट किस के बाद निर्भय ने धीरे से उसके होठों को आजाद किया। पलक गहरी सांसें ले रही थी और निर्भय ने वैसे ही अपने होठों को उसकी जॉ लाइन, उसकी गले और गालों पर फेरते हुए धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, मेरे लिए तुम मेरी बीवी हो, मेरा वो मोहरा जिससे मैं बदला लेना चाहूं, जो मेरे फायदे की चीज है, जो मुझे मेरे बच्चे तक ले जाएगी, जो मुझे मेरा प्लेजर दे रही है। जब सब तुमसे मिल रहा है तो मैं तुम पर प्यार क्यों ना जताऊं। अब क्या पता ये प्यार ना हो, या शायद सिर्फ तुमसे से सकरने का एक तरीका हो। उसकी बात सुनकर पलक अपने दांत पीसते हुए बोली, और तुम्हें लगता है तुम्हारी इन बातों और हरकतों से मैं से स के लिए रेडी हो जाऊंगी। निर्भय के चेहरे पर वही इविल स्माइल आ गई। उसने पलक के हाथ को छोड़ा और धीरे धीरे उसकी कमर पर अपना हाथ फेरने लगा। पलक उसकी आंखों में देख रही थी। वो जानती थी निर्भय उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ पलक की पूरी बॉडी पर मूव कर रहे थे। निर्भय ने धीरे से पलक के पैर पर अपना हाथ रखा और उसकी थाई को सहलाने लगा। पलक ने धीरे से अपनी आंखें बंद करके कहा, निर्भय ये गलत कर रहे हो तुम,
छोड़ो मुझे। पर निर्भय तो कहीं पर भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वो अब भी पलक की बॉडी को सहलाए जा रहा था, कभी उसकी थाइस को, कभी उसकी कमर को, तो कभी उसकी छाती को, और पलक ने अपनी आंखें भींच ली। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ देखी जा सकती थी, होंठ कांप रहे थे और चेहरा हल्का हल्का पसीने से भीगने लगा था। उसके इस चेहरे पर से निर्भय की नजरें हटाना नामुमकिन होता जा रहा था। वो वैसे ही उसके चेहरे को देखते हुए ऑब्जेसिव वॉइस में बोला, "यू आर सो सिडिक्टिव स्नोफॉल।" पलक कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वो सच में पिघलती जा रही थी निर्भय के साथ। प्रेगनेंसी की वजह से उसमें हार्मोनल चेंज हो रहे थे जो उसमें ये ख्वाहिश पैदा कर रहे थे। पलक ने एकदम से निर्भय के कंधे पर अपने हाथ रख दिए और उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। बस इतना ही था और निर्भय ने पलक को वहीं सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने पलक को बस किस करना स्टार्ट कर दिया और दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। पता ही नहीं चला वो दोनों कहाँ पर थे, वो दोनों किस हालत में थे। इस चीज से दोनों ही अनजान थे। एक बार फिर उसे पा लेना चाहता था और पलक बस उसका साथ देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसके पूरे शरीर पर, उसके होठों पर, उसकी कॉलर पर, उसकी जॉ लाइन पर, हर जगह उसे किस किए जा रहा था। पलक बस उसका साथ दे रही थी। दोनों ऐसे ही दूसरे में खोए हुए थे कि निर्भय का फोन बजा। पलक जैसे ही फोन की रिंगटोन से होश में आई, उसने निर्भय के सीने पर हाथ मारते हुए उसे खुद से दूर धकेला और उठकर सोफे पर बैठी। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और निर्भय की नजर अचानक उसके एंकल पर चली गई। वो गोरा पैर, बस इतना काफी था उसे एक्साइट करने के लिए। उसने अगले ही पल पलक को गोद में उठा लिया और कमरे की तरफ बढ़ गया। पलक एकदम हैरानी थी। उसने डर के मारे निर्भय की गर्दन में अपने हाथ डालते हुए कहा, "निर्भय छोड़ो मुझे, नीचे उतारो।" और निर्भय ने उसे वैसे ही कहा, "गलत किया है तुमने मुझे भड़का कर।" पलक असमंजस में बोली, "पर मैंने कब?" वो बोल ही रही थी और एक बार फिर से निर्भय ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो अपना फोन वहीं हॉल में छोड़ गया था। वो पलक को लेकर बेडरूम में चला आया। उसने एकदम से पलक को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। पलक अब भी हैरान थी और निर्भय ने बिना एक भी पल गवाए उसके कपड़ों को फाड़ कर उससे अलग कर दिया और अपने कपड़े भी उतर दिए। कुछ ही देर में वो दोनों फिर से एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे, एक दूसरे के होते चले जा रहे थे। पलक की सिसकियां यहाँ उस पूरे कमरे में शोर कर रही थी। उसकी आंखों से दर्द के मारे बहता वो पानी तकिए को भिगो रहा था। करीब 2 घंटे बाद निर्भय ने उसे छोड़ा और उसके पास में लेट गया। दोनों के शरीर पसीने से तर थे और पलक गहरी सांस लेते हुए बोली, "तुम्हें जरा भी रहम नहीं आता ना?" वो मरियल आवाज सुनकर निर्भय ने एक इवल स्माइल के साथ कहा, "ये भी तो बदला ही है, मुझे रहम नहीं आता।" और पलक को उसके चेहरे की स्माइल देखकर उससे नफरत हो रही थी। वो जानती थी वो निर्भय को नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स थे। कोर्ट में ये बात प्रूव हो चुकी थी कि पलक और निर्भय हस्बैंड वाइफ है और पलक को ना चाहते हुए भी निर्भय के साथ रहना पड़ रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि 6 महीने बाद ये फैसला हो सके कि बच्चा कौन अपने साथ रख सकता है, पलक या निर्भय। कोर्ट का कहना था कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए रेडी हो जाते हैं तो ये बच्चे के लिए अच्छा होगा, पर अगर दोनों एक साथ नहीं रह पाए तो पलक अपने बच्चे को लेकर जा सकती है। मगर पलक को क्या पता था कि ये 6 महीने का फैसला उसकी जिंदगी भर की खुशियों पर असर करने वाला था, जो या तो बढ़ाने वाली थी या खत्म होने वाली थी। यहाँ दूसरी तरफ बॉक्सिंग रिंग में दोनों तरफ एक एक लड़का बैठा था। दोनों की हालत काफी खराब थी। 2 राउंड अब तक खत्म हो चुके थे और दोनों ने एक एक राउंड जीत लिया था। तीसरा राउंड शुरू होने वाला था और वहां बैठा पूरा स्टेडियम शोर मचा रहा था, "नियम, नियम, नियम।" सबको पता था कि नियम ही जीतने वाला है। वहां बैठ वो लड़का जो सिर झुकाए बैठा था, पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसके बाल उसकी फोरहेड तक आ रहे थे और हल्की उसकी आंखों को भी छुपा रहे थे। उसके चेहरे पर होंठ के पास से खून बह रहा था। वो इस वक्त सिर्फ ब्लैक कलर के शॉर्ट्स में था। उसके सामने बैठा हुआ इंसान जो गुस्से से उसे घूर रहा था, उसने रेड कलर की शॉर्ट्स पहने थे। ये लड़का जो सिर झुकाए बैठा था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चला था। वो लगातार अपने पैर को हिलाए जा रहा था और फिर रेफरी ने सीटी बजाई। दोनों अपने अपने जगह से खड़े हुए और बीच में आ गए। सबका शोर और ज्यादा बढ़ गया और एक बार फिर से रेफरी ने सीटी बजाकर दोनों को लड़ने की आजादी दे दी। एक बार फिर से दोनों आमने सामने थे, एक दूसरे पर मुक्के बरसाए जा रहे थे, एक दूसरे के वार रोके जा रहे थे। करीब 3 मिनट तक ये फाइट होती रही और एक लास्ट में उस ब्लैक शॉर्ट्स वाले लड़के ने रेड शॉर्ट्स वाले लड़के को एकदम से नीचे पछाड़ा और उसके ऊपर आते हुए उसे दबोच लिया। रेफरी ने 3 तक गिना और फिर जोर से चिल्लाया,
एंड द विनर इज नियम नोमानी एंड मैच इज ओवर। उसके ये कहते ही वो सारे लोग और जोरों से चिल्लाने लगे और हूंटिंग करने लगे और अब जाकर उस लड़के ने सिर उठाकर उन सब की तरफ देखा। वो एक स्लिम बॉडी वाला इंसान था, ज्यादा मस्क्यूलर नहीं, कातिल चेहरा जो पसीने में भीगा हुआ और ज्यादा दिलकश नजर आ रहा था। उसने सबकी तरफ देखते हुए एक नजर सामने बैठी उस लड़की की तरफ देखा। उन सब के बीच में वो चमक रही थी। सफेद कलर के सूट में वो खिलखिलाते हुए उसे फ्लाइंग किस दे रही थी और नियम की नजर बस उस पर ठहरी हुई थी। वो उसी तरफ देख रहा था कि नीचे खड़े उस लड़के ने कहा, नियम कहाँ देख रहा है? फोन बजे जा रहा है तेरा कब से? नियम ने एकदम से अपना सिर झटका और वापस उसी जगह पर देखा और अब वहां कोई नहीं था। नियम जानता था ये बस उसकी इमेजिनेशन थी, वहां सच में कोई नहीं था। वो रिंग से बाहर चला आया, बिना उस लड़के से मिले, और उसने देखा फोन पर उसके डैड के कई सारे मिस कॉल थे। नियम ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, फिर सुनाएंगे, और कॉल पर बात करते हुए ही वो वहां से आगे निकलने लगा। सामने निवेद जी ने 2 रिंग में ही फोन उठाते हुए सामने से कहा, ये तो जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरी कोई इज्जत नहीं है, ना ही तुम मुझे किसी जगह पर रखते हो, पर कम से कम एक बार फोन उठाकर पूछ तो सकते हो कि काम क्या है? मैं क्यों फोन लगा रहा हूं तुम्हें बार बार? नियम ने गहरी सांस ली और बोला, बोलिए क्या हुआ? और निवेद जी ने वैसे ही कहा, निर्भय से मिल लेना तुम एक बार, उसने शादी की है पलक शेखावत से, जानते हो ना? नियम के कदम रुक गए। वो दिल्ली में भले ही था, उसने सारी न्यूज भी सुनी थी, पर निवेद जी के मुंह से ये न्यूज सुनकर उसे झटका लगा। और सामने से निवेदन जी बोले, जाना पलक और निर्भय दोनों से मिलने, बस यही कहने के लिए फोन लगाया था। और उन्होंने फोन रख दिया। नियम ने फिर अपना फोन एकदम से कसके अपनी मुट्ठी में भर लिया और सीधा चेंजिंग रूम में चला आया। वो नहाने चला गया। उसने अपने कपड़े चेंज किए और अपना बैग लेकर जैसे ही बाहर निकाला किसी से टकराया। वो एक लड़की थी जिसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वो बिना किसी भाव के बोला, हटो मेरे सामने से, और उस लड़की ने बेहद अदा के साथ कहा, तुम्हारा भी समझ में नहीं आता, बाहर रिंग में तो तुम हॉट एंड सेक्सी बनकर हर लड़की का दिल लूटने को तैयार रहते हो, और रिंग से बाहर निकलते ही बड़े बड़े चश्मे अपनी आंखों पर चढ़कर इस हुड़ी में आ जाते हो, जो तुम्हें एकदम बेवकूफ जैसा दिखने पर मजबूर कर देती है, क्यों? नियम ने वैसे ही कहा, हॉट, सेक्सी, बेवकूफ या जो भी हूं, खुद के लिए हूं। उसने उस लड़की को साइड किया और वहां से निकल गया। उसे जाते देख वो लड़की खुद में ही बुदबुदाई, हाय इसकी इन्हीं अदाओं पर तुम मरती हूं मैं, उफ। नियम वहां से बाहर निकल गया और अपनी कार में आकर बैठते हुआ मन ही मन सोचने लगा, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार उनसे पूछा भी नहीं, वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? वो भी तो डैड जितने ही इम्पोर्टेंट है, फिर उन्हें आप डैड की तरह क्यों नहीं रख सकते? जानता हूं आप उन्हें कुछ नहीं मानते, पर फिर भी खून का रिश्ता है आपका उनसे। आप ऐसे उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली, रात का वक्त, ब्लेक विला। पलक अभी सो रही थी, क्योंकि वो सच में बहुत थक चुकी थी। उसकी आंखें नहीं खुली थी और ना ही वो उठाना चाहती थी। उसके शरीर में जरा सी भी जान नहीं थी कि उठकर कोई काम करे, और यहाँ निर्भय अपने स्टडी रूम में बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। सामने वाले उस इंसान ने कहा, पर मिलना तो पड़ेगा ना, और वैसे भी अगर मैंने उनको बोला कि मैं आपसे मिल लिया हूं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होगा। उसके बाद वो अलग से सुनाएंगे बिना ये जाने कि आपने मुझे मना किया था। सामने वाले की बात सुन निर्भय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नियम, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें डैड से प्रॉब्लम क्या है। तुम उनकी बातें मान क्यों नहीं लेते? और निर्भय की बात सुन सामने से नियम की काफी शांति आवाज आई थी, आप सब अच्छे से जानते हैं, और वैसे भी मुझे नहीं, उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है। मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो जो कहते हैं मैं चुपचाप कर लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं उनकी बात। फिर क्या चाहिए उन्हें? क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है? निर्भय ने गहरी सांस ली और बोला, फाइन, उन्होंने कहा है तो तुम सुबह आ जाना। नियम ने ओके कहा और गुड नाइट बोलकर फोन रख दिया। निर्भय 2 पल अपने फोन को घूरता रहा, पता नहीं वो क्या सोच रहा था। उसने अपने सामने पड़े लैपटॉप की स्क्रीन को ऑफ किया और उसे बंद करके वहीं रखकर वो अपने कमरे में चला गया। यहां आकर देखा तो पलक कसमसा रही थी, शायद वो उठने वाली ही थी। वो अपने दोनों हाथ अपने पेंट की पॉकेट में डाले चुपचाप बेड के पास खड़ा उसे देखता रहा, और पलक में धीरे से आंख खोली। उसकी आंखें जैसे ही खुली उसके सामने निर्भय नोमानी का चेहरा था। उसने एकदम से अपने ब्लैंकेट को कस के पकड़ लिया जब उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो सिर्फ उस ब्लैंकेट के अंदर थी, और निर्भय ने वैसे ही कहा, अच्छा है, काफी जल्दी रियलाइज हो गया कि तुम किस हालत में हो। पलक ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा,
क्या है? तुमने मेरे कपड़े निकाले फाड़े थे तो वैसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है जैसे गलती मेरी हो। निर्भय ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर बोला, कल नियम तुमसे मिलने आ रहा है। उसकी बात सुनते पलक धीरे से बुदबुदाई, नियम नियम नोमानी। उसे ऐसे देखकर वो बोला, हाँ। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने को हुआ कि पलक एकदम से बोली, मैंने क्या तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए तुमसे शादी की है? कभी तुम्हारे डैड मुझे बुला लेते हैं, कभी तुम्हारा भाई मुझसे मिलने आ जाता है। मेरा इतना सारा वर्क पेंडिंग पड़ा है, वो कब करूंगी मैं? अपने काम के साथ जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। मेरा आज भी पूरा दिन बर्बाद हो गया और अब कल भी। निर्भय के कदम रुक गए। उसने पलक की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा, पेंडिंग पड़ा है, कैंसिल करवा देते हैं। बॉस तो यही है। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने को हुआ कि पलक एकदम से बोली, स्टॉप। और निर्भय की नजरें बस उस पर जम गई। पलक ने देखा ये नजरें ठंडी थी, जैसे पलक का ये कहना उसे जरा भी पसंद नहीं आया था। पलक उसकी नजरों का मतलब अच्छे समझ रही थी। उसने तुरंत अपनी बात सुधारते हुए कहा, मैं मिलूंगी तुम्हारे भाई से, बट मैं उससे मिलते ही तुरंत शूट के लिए निकल जाऊंगी। मेरे शूट है। अच्छा है कि ऑफिस के अंदर ही स्टूडियो में है तो इतना नहीं है, वरना मैं कैसे हैंडल करूंगी ये सब, तुम सोचो ना। वो अब निर्भय को समझने की कोशिश कर रही थी क्योंकि जानती थी ऑर्डर्स देकर उससे कोई भी बात को नहीं मनवा पाएगी। ये सोचना ही बेकार होगा। और निर्भय ने वैसे ही कहा, गुड। ऐसे ही अपनी जुबान को संभाल लिया करो जब ये ज्यादा चलने लगे। वो 2 पल रुका और बोला, नियम से मिलने के बाद तुम जा सकती हो, सुबह आएगा वो, नाश्ता हमारे साथ ही करेगा। वो चला गया और पलक एकदम से राहत की सांस लेकर लेटी, पर उसे अब जाकर अजीब लग रहा था कि वो कब से बिना कपड़ों के सो रही थी। पहले तो उसे इतनी थकान लग रही थी इस वजह से, बट अब उसे भूख भी लग रही थी। वो जल्दी से उठी और वहीं पर पड़े अपने कपड़ों की तरफ देखा जो पूरे फटे हुए थे। वो पहनने की हालत में तो नहीं लग रहे थे। यहाँ पर पहनने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि क्लोजेट बाथरूम के अंदर ही बना हुआ था। अब जब तक निर्भय बाहर नहीं आता वो अंदर नहीं जा सकती थी। उसने ऐसे खुद को ब्लैंकेट से कवर किए हुए वहीं लेटे रहने में भलाई समझी। करीब आधे घंटे बाद एक ट्राउजर पहने वो बाहर आया। वो हाफ नेक्ड था। पलक को उसे देखते ही न जाने क्या हुआ। उसने एकदम से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम ऐसे, पर वो बोलते बोलते रुक गई। उसे अचानक एहसास हुआ था, वो 3 दिनों से निर्भय के साथ थी और तीनों दिनों से वो ऐसे ही सोता था, पर वो सोता कहाँ था। उसने जितने भी रातें यहाँ बिताई थी ना निर्भय सोया था ना उसे सोने दिया था। पलक कुछ भी नहीं बोल पाए। वो बस चुपचाप उसे देखती रही और फिर वापस खुद को ब्लैंकेट से कवर करके ब्लैंकेट लेकर ही वो बाथरूम तक पहुंच गई। वो सीधा शॉवर के नीचे खड़ी हो गई और एक राहत की सांस ली। काफी देर सोने की वजह से उसे अब काफी आराम मिल रहा था, पर अब भी दिल जोरों से धड़क रहा था। ये डर था, निर्भय का डर। वो प्रेग्नेंट थी, 3 मंथ्स हो चुके थे और ऐसे अचानक निर्भय का उसकी जिंदगी में आ जाना, उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना, पलक हैंडल नहीं कर पा रही थी। उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। वो गहरी सांसें ले रही थी। कुछ देर में नहाकर उसने पजामा और ढीला सा टी शर्ट पहन लिया और वो बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो निर्भय यहाँ नहीं था। उसने एक राहत की सांस ली और सीधा नीचे चली आई। पलक ने यहाँ एक भी दिन खाना नहीं खाया था। सुबह का नाश्ता नहीं, दोपहर का नहीं, रात का नहीं, पर आज से भूख लग रही थी और वो किचन ढूंढने लगी और उसे किचन मिल भी गया। वो किचन में आई और सीधा फ्रिज का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। अंदर फ्रूट्स रखे हुए थे, जैम था, ब्रेड थे। पलक ये सब देखते हुए बोली, हद है, अब क्या मैं ये सब खाऊं? मुझे कुछ अलग खाना है, पर क्या करूं? फिलहाल उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था और भूख भी लगी थी तो उसने ब्रेड लिए और जैम लेकर वो वही फ्रिज से पीठ लगाकर बैठ गई और बस जैम और ब्रेड को खाने लगी। उसे पता नहीं इतनी भूख कैसे लगी थी। उसने काफी सारे ब्रेड खा लिए थे और अचानक उसे खांसी आने लगी। वो खांस रही थी कि किसी ने उसके सामने पानी का गिलास किया। पलक ने तुरंत उसके हाथ से पानी लेकर पिया और बोली, थैंक यू सो मच। उसने पानी पिया और अचानक से एहसास हुआ कि पानी उसे दिया किसने। उसने एकदम से सिर उठाकर देखा तो सामने निर्भय खड़ा था। वो अभी उसी हाल में था, सिर्फ ट्राउजर में। पलक कुछ भी नहीं बोल पाई और निर्भय ने कहा, हो जाए तो ऊपर आ जाना, और वो इतना बोल चला गया। पलक ने सूखा घूंट निगला और अपने गले को तर किया। वो जानती थी निर्भय का मतलब क्या था। वो रोने वाले लहजे में बोली, बप्पा फिर से नहीं, मुझे सोना है। और ऐसे ही रोनी शक्ल बनाकर वो खड़ी हुई। उसने वो सारा सामान वापस फ्रिज में रखा, हाथ मुंह धोया और सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई।
जब कमरे में आए तो उसने देखा निर्भय बेड पर लेटा हुआ था और अपने फोन में कुछ कर रहा था। उसे ऐसे देखकर पलक मन ही मन बोली, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है इस इंसान ने मुझसे नाम की शादी की। एक बार मुझे पता तक नहीं चला कि इसने मुझसे शादी की। वो ये बड़बड़ाए जा रही थी और जाकर चुपचाप दूसरी तरफ लेट गई, ऐसे जैसे निर्भय को पता ही ना चले कि वो कमरे में आई है। वो जाकर लेटी और कुछ ही पलों में उसे अपने पेट पर एक गर्म हाथ महसूस हुआ जो उसकी टी-शर्ट के अंदर था। पलक की धड़कनें तेज हो गई और वो वैसे ही धीरे से बोली, निर्भय प्लीज, मैं ये हैंडल नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ और एक दिन में दो बार में। वो रुक गई, उसकी गर्दन पर गर्म सांस महसूस होने लगी थी और निर्भय की काफी गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी, गुड नाइट, और वो सांसें बस और गहरी होती गई। पलक समझ गई कि निर्भय सो गया है। वो डर ही गई थी कि कहीं वो कुछ करे ना। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सो चुका है। वो काफी देर तक एक ही पोजीशन में रही था कि निर्भय उठा ना जाए, और जब नींद में ही निर्भय ने उसे छोड़ा तब जाकर पलक ने राहत की सांस ली थी। रात ऐसे ही बीत गई और अगले सुबह पलक जब उठकर रेडी होकर नीचे आए तो निर्भय रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उसके सामने ही नियम बैठा था। वो उन्हीं के पास चली आई क्योंकि नियम उसी से तो मिलने आया था। उसे देखते ही नियम मुस्कुरा कर बोला, हेलो भाभी, कैसे हो आप? पलक भी मुस्कुराई और वही एक सीट पर बैठते हुए बोली, मैं अच्छी हूँ। तुम बताओ, कल मैच था ना तुम्हारा, जीते या नहीं? नियम वैसे ही मुस्कुराते बोला, आपको क्या लगता है? पलक भी उसी अंदाज में, बिल्कुल जीते होंगे, अपने दोस्त पर इतना तो यकीन है मुझे। वो वापस मुस्कुराया। नियम और पलक दोस्त थे, इतने गहरे नहीं पर ठीक ठाक। नियम अक्सर कंपनी में आया जाया करता था और वो पलक से कई बार मिल चुका था और उन दोनों में एक अच्छी दोस्ती थी। अच्छी मतलब एक परहेज वाली, और अब वो उसकी भाभी थी। नियम मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई भी शादी कर लेंगे, पर खुश हूं कि उन्होंने आपसे शादी की। अपनी उन 100 किलो मेकअप लेकर अपने शरीर के सारे हिस्से दिखाने वाले मॉडल के साथ नहीं। पलक को अचानक हंसी आ गई पर अगले ही पल वो रुकी और वैसे ही बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो भी खाना खाने लगी। इतने में नियम ने कहा, भाई वो मिस्टर नोमानी का कॉल आया था। जैसे ही निर्भय ने ये सुना, छुरी और कांटे से ऑमलेट को काट रहे वो हाथ एक पल को रुके और अगले ही पल हो वैसे ही आराम से ऑमलेट का टुकड़ा उठाकर खाते हुए बोला, तो? नियम वैसे ही बोला, उन्होंने बात की है, वो कह रहे थे कि आपने बिना उन्हें बताए शादी कैसे कर ली, और एक बार आपको उन्हें बताना चाहिए था कि। वो बोल रहा था और निर्भय ने कहा, और मुझे इससे फर्क पड़ता है, सच में। अचानक उसका फोन बजा। उसने देखा तो फोन पर बस एक क्रॉस मार्क का निशान था। उसने अपनी आंखें घूमते हुए फोन उठा लिया और सामने से आवाज आई, नोनू तुम ठीक हो ना? निर्भय ने गहरी सांस ली और बोला, आपको सच में लगता है कि मुझे आपकी झूठी केयर की जरूरत है? सामने वाले इंसान ने परेशान लहजे में कहा, नोनू फिक्र है इसीलिए कहा है, और वैसे भी जो आजकल बातें हो रही है और जो तुम कर रहे हो, फिक्र होना तो लाजमी है ना। घर आकर मिलो, तुमसे बात करनी है। निर्भय ने बिना किसी भाव के कहा, अगर मैं ना आऊं तो? और सामने वाले शख्स ने कहा, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। शर्त यही थी, और अगर तुम नहीं मान सकते तो आ जाओ वापस, कोई जरूरत नहीं है वहां। दिल्ली नोमानी मैंशन में निर्भय ने अपना फोन रखा और बस चुपचाप नाश्ता करने लगा, और यही हाल पलक और नियम के भी थे। नियम भले ही निवेद जी के कहने पर यहाँ आ तो गया था, पर ना तो वो निर्भय से इतनी बात करता था, ना पलक से उसकी इतनी गहरी दोस्ती थी। ये एक तरह से काफी फॉर्मल माहौल हो गया था। और वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, चलिए मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, बाय, और वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद पलक ने भी वैसे ही अपना हैंडबैग उठाते हुए कहा, मुझे जाना है शूट के लिए, मैं भी जा रही हूँ। वो ये बोलकर जाने को हुई कि निर्भय ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ वापस खींचा उसे। पलक सीधा उसकी गोद में जा बैठी। हाथ दोनों निर्भय के कंधे पर आ चुके थे और वो उसके चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा लाकर बोला, परमिशन लिया करो, हुकुम के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। वो बोला और उसकी मुठियां निर्भय के कंधों पर ही कस गई। निर्भय ये अच्छे से जानता था, फिर भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे खींच हुआ ही ना हो। और पलक वैसे ही बोली, शादी की है तुमने मुझसे, मेरी गुलामी नहीं लिखवाई है जो मैं हर चीज तुमसे पूछा करूं। वैसे भी मैं नहीं मानती शादी, जो मुझे पता ही नहीं वो शादी मैं नहीं मानती। और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे डरकर यहाँ रह रही हूँ या फिर तुम्हारी हर बात मानूंगी, तो तुम गलत हो। मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ, यहाँ क्योंकि कोर्ट्स के ऑर्डर थे। जैसे ही 6 महीने खत्म हो गए और इसका जन्म होगा, मैं चली जाऊंगी, ना ही मैं तुम्हें अपना बच्चा दूंगी। और वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने एकदम से कहा, आवाज नीचे।
उसने ये जिस लहजे में कहा था, पलक की पूरी रॉड में एक दर्द दौड़ उठा। पता नहीं क्यों, जब भी वो ऐसे बात करता था या उसकी ये सर्द आंखें पलक पर पड़ती थी, वो डर जाती थी। शायद इसलिए भी क्योंकि उसने 5 साल निर्भय के नीचे काम किया था। उसे पता था कि वो एक बेहद सख्त इंसान था और कुछ भी कर सकता था। वो खामोशी से निर्भय को देखने लगी तो निर्भय ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए वैसे ही कहा, बहुत बोलती हो तुम, जुबान को लगाम लगाना सीखो, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हें ले डूबे। एक बार पहले भी इसकी वजह से तुम मुसीबत मोल ले चुकी हो। निर्भय ने एकदम से पलक के गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए उसे बाइट किया। पलक एकदम से कराही तो निर्भय ने उसे धक्का दे दिया। पलक गिर ही जाती अगर वो खुद उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ नहीं खींचता तो, पर इस बार वो उसके इतना करीब नहीं आई थी और वो वैसे ही बोला, तुम्हें जो करना है करो, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। पलक कुछ नहीं बोली। उसे निर्भय पर गुस्सा आता था। जितना उससे डर नहीं लगता था, इतनी उससे नफरत थी। वो अपना बच्चा उसे नहीं देना चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा चाहता था, पर पलक यूं नहीं होने देने वाली थी। उसका शूट कंपनी के ही स्टूडियो में था, इसलिए उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। वो बाहर चली गई तो एक ड्राइवर उसे वहां से ले गया। उसने कार में बैठे ही कंसीलर से अपनी गर्दन पर बना वो बाइट का निशान छुपाया था। वो सुबह ही काफी सारे मार्क्स छुपा चुकी थी। उसके पूरे शरीर पर वो मार्क थे, क्योंकि जो फोटो शूट होने वाला था इसमें वो कैसे कपड़े पहनती है उसे पता था, और उसके पूरे शरीर पर इस वक्त अलग अलग निशान थे जो निर्भय ने उसे दिए थे। उन सबको हाइड करना उसके लिए जरूरी था। फिर भी कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि शूट के दौरान कोई ना कोई उसके निशान को देख ही देगा। दूसरी तरफ निर्भय की कार एक बड़े से बंगलो के पोर्च में आकर रुकी। हमेशा की तरह उसकी कार के आगे एक कार और कार के पीछे एक कार थी, उसके गार्ड्स की। निर्भय कार से नीचे उतरा तो अंदर खड़े एक आदमी ने कहा, नोनू, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। निर्भय कार से बाहर आया और उनकी तरफ कदम बढ़ाते हुए सर्द आवाज में बोला। वो धमकियां देने के बाद ये आवाज और ये बातें सूट नहीं करती है आपको। और वो बिना उनके पास रुके उनके पास से होकर ही अंदर चला गया। वो आदमी बस उसे देखता रह गया। निर्भय अंदर आया तो हॉल में ही एक बुजुर्ग आदमी, उनकी उम्र शायद 80 के करीब होगी या उससे भी ज्यादा हो, वो अपनी छड़ी के सहारे धीरे से आकर सोफा पर बैठे थे और निर्भय बिना उनकी परमिशन लिए उनके सामने आकर सोफे पर बैठकर उसने एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा लिया और अपने दोनों हाथ सोफे के पीछे सोफे पर रख दिए और एक बादशाह की तरह वो उनके सामने वहां बैठा था। वो बुजुर्ग आदमी उसे बस खामोशी से देखते रहे। वो कुछ पल चुपचाप रहे और फिर कहा, क्या जो हमने सुना वो सच है? निर्भय ने बस एक शब्द कहा, हाँ। उन्होंने अगला सवाल किया, तो क्या सच में वो लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई थी? उसने वैसे ही कहा, हाँ। उन्होंने एक बार फिर कहा, फिर तुमने उससे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तुमने उस लड़की से शादी क्यों की? ऐसी लड़की जो शादी के पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए सही है? उनकी बात सुन निर्भय एक पल को खामोश रहा और फिर वैसी ही सर्द आवाज में बोला, एक शादीशुदा आदमी और 2 बच्चों का बाप होने के बाद भी एक लड़की को प्रेग्नेंट करके उसके साथ दूसरी शादी कर लेने वाला, आपको लगता है आपका बेटा मेरी माँ के लिए सही था? वो खामोश हो गए, कुछ भी नहीं बोल पाए तो निर्भय ने कहा, फिर भी वो इस रिश्ते को निभा रही थी तो बस। वो खामोश हो गया और सामने बैठे हो शख्स थोड़ा ऊंची पर फिक्रमंद आवाज में बोले, मुझे तुम्हारी फिक्र है नोनू, तुम जानते हो तुम इस घर से एकलौते बेटे। वो बोल ही रहे थे कि निर्भय ने कहा, एकलौता बेटा नहीं और ना ही आखिरी बेटा। इस घर के मेरे अलावा 3 और बेटे हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। और वैसे ही इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप जानते हैं। सामने बैठे उस शख्स ने इस बार उसे चेताते हुए कहा था, गलत जा रहे हो तुम नोनू, तुम जानते हो ना एक शर्त पर तुम निवेद के पास रह रहे हो कि तुम इस घर से अपने रिश्ते कभी नहीं तोड़ोगे, और इसी शर्त पर कोर्ट ने फैसला लिया था कि तुम निवेद के पास रह सकते हो। निर्भय ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसलिए यहाँ बैठा हूँ, वरना मेरी शक्ल देखने के लिए तरसते। इतने में वो आदमी जो अभी निर्भय के सामने खड़ा था वो भी आकर निर्भय के सामने बैठते हुए बोला, अच्छा सब छोड़ो भी, बोलो पलक से कब मिलवा रहे हो? हमारे नोनू की वाइफ है वो, हमारा भी हक है उससे मिलने का भाई, या फिर तुमने सोच लिया कि नहीं मिलाओगे? निर्भय शांत आवाज में बोला, नहीं हो पाएगे, वो थक गई है घर वालों से मिलते मिलते, प्रेग्नेंट है, अपने काम को लेकर सीरियस है, मुझे नहीं लगता वो आप लोगों से मिलना चाहेगी। उस आदमी का चेहरा काला हो गया और सामने बैठे उस बुजुर्ग आदमी ने वैसे ही कहा, तुम भी किसे कह रहे हो अनिकेत? ये क्यों मिलवाएगा अपनी बीवी से हमें? हम इसके लगते ही क्या है? निर्भय की नजर उसे बुजुर्ग आदमी की तरफ चली गई और वो बोला,
मुझे ताने देने की हिम्मत किसी में नहीं, आप में भी नहीं, और अगर आप फिर भी कोशिश करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इतना बोलकर खड़ा होने को हुआ कि उस आदमी ने कहा, नोनू, नाश्ता करके तो जाओ। निर्भय ने वैसे ही कहा, नो थैंक्स मिस्टर विवेक, मैं नाश्ता करके आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। उसने इन शब्दों पर काफी जोर देते हुए कहा था, जिस सुनकर विवेक जी थोड़े दुखी हुए थे। तभी एक औरत अंदर से आते हुए बोली, नोनू, तुम कब आए? निर्भय ने जैसे ही सुना वो बिना पीछे पलटे बोला, अपनी जुबान संभाल कर, आपके लिए मैं निर्भय नोमानी ही हूँ, नोनू नहीं। उस औरत का चेहरा लाल हुआ। वो कुछ बोलने को आगे आई कि अनिकेत ने उसे हाथ दिखाकर वही रोक दिया, और निर्भय बोला, इस परिवार को हक दिया है इसीलिए वो मुझे नोनू कहते हैं, मुझ पर हक जताते हैं, मुझ पर प्यार लुटाते हैं, पर मुझे ना तो आपके प्यार की जरूरत है और ना ही परिवार की। मुझे जितना अकेला रहने देंगे मैं खुश रहूंगा। मेरी खुशी बर्दाश्त हो सकती है तो मुझसे दूर रहिए। वो वहां से चला गया। वो चला गया, उसके जाते ही वो, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। वैसे तो ये बड़ा समझदार बनता है, पर एक चीज को अभी तक लिए बैठा है। 30 साल का हो चुका है। पर वो बोलते बोलते रुके तो अनिकेत ने कहा, कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। नोनू के दिल में वो चीज भी कभी खत्म नहीं होगी। उसने भाभी को मरते देखा है, उन्हें रोते देखा है, और शायद यही चीज उसे अब तक तंग करती है। उसका चेहरा भी उदास हो गया, जैसे वो किसी सोच में गुम हो गया हो। यहाँ निर्भय उस घर से निकले ही सीधा एन आ चुका था। वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कभी एक नहीं करना चाहता था। उसकी पर्सनल लाइफ में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रहे हो, उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर कभी इसका कोई असर नहीं होता था। ये पहली बार पलक का मसला हुआ था कि उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ एक हो गई थी, पर फिर भी उसने सब कुछ हैंडल कर लिया था। वो जब अंदर आया तो सामने ही उसे दैनिक मिल गया। निर्भय सीधा चले जा रहा था और दैनिक उसके साथ चलते हुए ही अपने टैब में देखते हुए बोल रहा था, सर मैम का शूट चल रहा है और यही आज का एक शूट है, आप देखना चाहेंगे? निर्भय ने उसे टोकते हुए कहा, उसे उसी नाम से बुलाया करो जिस नाम से बुलाते थे। दैनिक में जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और वो निर्भय को लेकर उस तरह चला आया जहां शूट चल रहा था। एक फोटो शूट हो रहा था। ये फैशन के लिए था। उसने एक बार पलक को देखा। इस वक्त उसने वो सारे कपड़े पहन रखे थे जो उसने मिरर वर्ल्ड में पहने थे। ये मिरर वर्ल्ड के लिए ही एक फोटोशूट था, और ऐसे ही छोटे मोटे फोटोशूट उनके प्रमोशंस के लिए होते रहते थे। मिरर वर्ल्ड का सारा काम खत्म हो चुका था। वो रिलीज हो चुकी थी और बस अपना काम दिखाए जा रही थी, अपना जादू चलाए जा रही थी, और पलक के साथ इस वक्त उसका कोस्टार भी मौजूद था। दोनों का ही शूट चल रहा था और दोनों अलग अलग पोज दिए जा रहे थे। कभी सुशांत पलक को कमर से पकड़कर उसके कंधे पर अपने होंठ रखता तो कभी पलक और सुशांत के चेहरे इतने करीब हो जाते जैसे अभी होंठ मिला ही लेंगे। कभी सुशांत पलक को बैकहग करते हुए उसके कंधे पर अपनी चीन रखता तो कभी पलक उसके सीने पर सिर रख देती, और निर्भय ने देखा सुशांत ने पलक की गर्दन पर वही होंठ रखे थे जहां उसने सुबह उसे बाइट किया था। सब काफी आराम से देख रहा था। निर्भय, उसके चेहरे में कोई भाव नहीं था। वो कुछ पल वहां पर रुका और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पलक का फोटो शूट खत्म हो चुका था। वो फ्री होकर बैठी थी कि एक आदमी ने उसके पास आकर कहा, मैम, सीईओ सर ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। वो खुद में ही बोली, अब इसे क्या चाहिए? उसने खुद को देखा। इस वक्त जो कॉस्ट्यूम पहनी थी वो काफी रिवीलिंग थी। पलक ने उसके ऊपर एक सिल्क का बाथरोब पहना और वैसे केबिन के लिए चल पड़ी। पलक निर्भय के केबिन में आए तो देखा यहाँ पर कोई भी नहीं था। वो खुद में बोली, ये इंसान मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। केबिन में बुलाया है और खुद ही गायब है। पलक जैसे ही जाने को मुड़ी कि किसी ने एकदम से उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके बाथरोब का वो नॉट एकदम से पकड़कर खींचा। वो खुलकर सीधा जमीन पर गिरा और पलक ने हैरानी से मुड़कर देखा। उन दोनों के बीच एक तरफ वो बाथरोब जमीन पर गिरा हुआ था और पलक इस ड्रेस में उस शख्स के सामने खड़ी थी। वो हैरानी से उस इंसान को देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। दिल्ली N&N निर्भय के कैबिन में पलक हैरान सी अब भी उसके सामने खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि एक झटके के अंदर ये हुआ क्या। उसने एकदम से अपने आप को ढकने की कोशिश करते हुए अपने हाथ सीने पर रखा जबकि वो कपड़ों में थी। वो अजीब ढंग से और एक इविल स्माइल के साथ बोला, तुम इन कपड़ों में अभी अभी शूट खत्म करके आ रही हो जहां 50 से ज्यादा लोग रहे होंगे और तुम्हें यहां शर्म आ रही है? पलक ने जैसे ये बात सुनी कि समझ आया वो क्या कर रही है, पर यह बात उसके लिए भी अजीब थी कि उसे वहां इतने लोगों के बीच अजीब नहीं लग रहा था, तो अब निर्भय के सामने ये चीज इतनी अजीब क्यों लग रही थी? वहां पर काफी लोग थे, कैमरामैन थे, टचअप करने वाले लोग थे।
कई सारे दूसरे लोग थे, उसकी पूरी कास्ट थी। फिर अब क्या था? वो फिर भी सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे निर्भय को देखना ही ना चाहती हो कि वो कहीं गायब हो जाए, पर यह नामुमकिन था। निर्भय के दोनों हाथ अपनी पॉकेट में थे और वो पलक की तरफ कदम बढ़ाए। उसके कदम अपनी तरफ देखकर पलक अपने आप पीछे हटने लगी। वो निर्भय से इतनी नहीं डरती थी कि हमेशा उसके सामने नजरें झुकाए रखे या फिर उसके सामने जुबान ही ना खोल पाए, पर आज उसकी नजर झुकी हुई थी और वो बस कदम पीछे लिए जा रही थी और वो सीधा दरवाजे से जा लगी। पीछे दरवाजा था। वो पीछे कांच के दरवाजे से बाहर देखने की कोशिश करने लगी, पर यह ब्लर था। उसने वापस सिर्फ की तरफ नजरें उठाकर देखा तो वो उसकी बेहद करीब खड़ा था। उसने पलक के सिर के पास दरवाजे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अनकंफर्टेबल। पलक कुछ भी नहीं बोली और निर्भय ने एक बार फिर वहीं पर अपने होंठ रख दिए जहां उसने पलक को पहले बाइट किया था और जहां सुशांत ने होंठ रखे थे। पलक ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और हाथों की मुट्ठी बना ली। निर्भय उसकी गर्दन पर उसी जगह पर बस अपने होंठ लगातार फेरे जा रहा था, उस जगह पर सक किए जा रहा था। पलक वैसे ही खड़ी थी, उसे सच में काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। कपड़ों की वजह से, वो ऑफिस में थी इस वजह से, या उसके सामने निर्भय खड़ा था इस वजह से, उसे पता नहीं था। वो बस अपनी आंखें बंद कर रखी थी और एक जोर का दर्द उसे अपनी गर्दन में महसूस हुआ। उसने एकदम से उसे धक्का देकर दूर करते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? अब ऐसा लग रहा था जो वो अनकंफर्टेबल हो रही थी वो कहीं खत्म हो चुका था। अब उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। निर्भय ने अपने होठों पर लगे उस खून का स्वाद लिया। उसे देखकर पलक हैरान रह गई। उसने अपनी गर्दन पर छूकर देखा तो सच में वहां से खून निकल रहा था। उसने हैरानी से निर्भय को देखते हुए कहा, इंसान हो या हैवान, ये क्या किया तुमने? मैं कब से कंसीलर से छुपाने की कोशिश कर रही थी और तुमने एक बार फिर एक निशान दे दिया। और निर्भय जेब से रुमाल निकालकर अपने होंठ साफ करते हुए कहा, आई लाइक इट। पलक कुछ भी नहीं बोल पाए। सामने खड़े इस इंसान का दिमाग सच में खराब था, जो क्या था उसके भी समझ से परे था। उसे अचानक क्या सूझा कि उसने शूट से पलक को यहाँ बुला लिया। यहाँ बुलाकर उसने एक और निशान पलक को दे दिया और बस सामने खड़ा अजीब ढंग से मुस्कुराए जा रहा था। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, नाउ यू मे लीव। पलक सकते में आ चुकी थी। वो उसके टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? बीवी कहते हो तुम मुझे, शादी की है तुमने मुझसे, तुम्हारी रखेल नहीं हूं मैं। जब तुम बुलाओगे तब आऊंगी और चली जाऊंगी। तुमने मुझे ये करने के लिए यहाँ बुलाया था? वो अपनी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए बोली, पर निर्भय को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो अपने सामने लैपटॉप को ऑन करके बैठ गया और कुछ मेल्स चेक करने लगा। पलक और ज्यादा चिढ़ गई। वो एकदम से उसके करीब उसकी चेयर के पास आई और लैपटॉप पर हाथ मारकर उसे बंद करते हुए बोली, लिसन, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे और तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तुमने मुझे यहाँ पर सिर्फ एक बाइट करने के लिए बुलाया था। वो गुस्से में थी और निर्भय ने एकदम से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। पलक सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी तो वो पलक की खुली पीठ पर हाथ चलाते हुए बोला, तुम चाहो तो बहुत कुछ और हो सकता है। आई हैव ऑल द टाइम फॉर यू। पलक की बोलती बंद हो गई। उसके कहने का मतलब ये नहीं था। वो कुछ कहने को हुए कि निर्भय ने एकदम से उसकी गर्दन में हाथ डालकर पीछे से उसके बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को एक ओर झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने छूटने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसके सीने पर मरने की कोशिश की कि निर्भय ने उसकी कलाई पकड़ ली। पलक ने वैसे ही इस वक्त ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि उसने जो टॉप पहना था वो काफी शॉर्ट था, स्ट्रेप वाला था। उसकी क्लीवेज भी उसे साफ दिखाई दे रही थी। नीचे उसने जो पैंट पहनी थी वो उसके शरीर से काफी चिपकी हुई थी। उसकी कमर, उसकी गर्दन, उसकी पीठ सब कुछ आराम से दिख रहा था और वो इस वक्त इस हालत में निर्भय की गोद में बैठी थी। दो पल के लिए तो निर्भय ने उसकी कलाई को कस के पकड़े रखा, बट फिर छोड़ दिया और उसका हाथ पलक के हाथ पर ऐसे फिसलने लगा जैसे किसी मलाई पर फिसल रहा हो। पलक कुछ भी नहीं बोली। उसका हाथ निर्भय के कंधे पर ही ठहर गया। वो उसके हाथ से होते हुए उसके कंधे, गर्दन, उसकी कमर, पीठ, हर जगह अपना हाथ चल रहा था और होंठ अब पलक के होठों से आजाद थे। वो पलक की गर्दन, उसकी क्लीवेज, जो लाइन, कॉलर बोन, हर जगह घूम रहे थे। पलक न तो उससे छूट पा रही थी न शायद छूटना चाहती थी, और वो ऐसे ही उसे हर जगह छूते हुए किस किए जा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ नियम कॉलेज पहुंच चुका था। हमेशा की तरह बड़े बड़े चश्मे अपने आंखों पर चढ़ाए, बाल जो उसकी आंखों तक आ रहे थे। वो अब भी हुडी पहना हुआ था और कंधे पर बैग लटकता हुआ। उसे ऐसे देखकर हर कोई अपने में ही बातें करने लगता था। रिंग में जो नियम नोमानी को वो देख रहे थे और कॉलेज में जो नियम हुआ करता था वो दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हो जाती थी।
जहां रिंग में हर लड़की उस पर फिदा हो जाती थी, उसके लिए मरने तक को तैयार हो जाती थी, कॉलेज में उसे कोई देखता तक नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि नियम असल में ऐसा ही है। पता नहीं लड़ते हुए उसमें कहां से जान आ जाती थी, पर वो असल में ऐसा ही था, शांत दिमाग का, शांत रहने वाला इंसान, पढ़ाई में बेहद आगे। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, बस 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो वैसे ही चला जा रहा था कि अचानक किसी ने आकर उसकी पीठ पर चढ़ते हुए कहा, और नियम, कल तो तुमने अपना जादू दिखा दिया। नियम एकदम से आगे की ओर सरका, पर पीछे पीठ पर चढ़ी उस लड़की को गिरने नहीं दिया। उसने एकदम से उसके पैरों को पकड़ते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी खुद भी गिरती मुझे भी गिरा देती। उसकी आवाज फिर भी धीमी थी और वो लड़की उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसके कंधे पर सर रखकर बोली, बताओ तुम इतना उदास उदास क्यों लग रहे हो। नियम अब चलने लगा, उसे अपने साथ लेकर ही, और एक बार और कोई आकर उसकी पीठ पर चढ़ा। नहीं यार, वो एकदम से बोला, यार मार दो तुम दोनों मुझे मिलकर। और इस बार उसके पीछे लटका हुआ लड़का हंसकर बोला, तुझे मार देंगे तो हम पीठ पर किसकी चढ़ेंगे। तीनों एक साथ अचानक ही हंस दिए और नियम गिरने को हुआ और तीनों गिर भी गए। तीनों जमीन पर बैठे थे, पर चोट किसी को भी नहीं आई थी। एक पल को तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस दिए। नियम खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, विक्रम की पीठ पर एक ही वैताल अच्छा लगता है, दोनों डिसाइड कर लो कौन चलेगा, मैं दोनों को लेकर नहीं घूम सकता। और वो आगे बढ़ गया। उस लड़की और लड़के ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उसके साथ साथ चलते हुए बोलने लगे, क्या हुआ है, आज फिर से पापा से झगड़ा हुआ। नियम ने दोनों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़कर कहा, ये फिर से क्या होता है, हमारा झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने कहा, यार ऐसा नहीं है, उन्हें तेरी बातें पसंद नहीं आती और तुझे उनकी बातें पसंद नहीं आती, बस और कुछ भी नहीं। बाकी तुम दोनों में प्यार तो बड़ा है, देखो ना इतने सालों हो गए साथ, अजीब हो तुम, तुम्हें फ्लैट दे रखा है तुम्हारे भाई ने, फिर भी वहां नहीं रहते क्यों। नियम रुका और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, झनक, कुछ दिक्कतें हैं हमारे बीच जिससे वो मुझे पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे डैड नहीं, वो अकेले रहते हैं उस बड़े से घर में और मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। और इस बार वो लड़का बोला, तो अपने सुशील बाबा का ज्ञान सुन, मूड खराब क्यों करता है, सीधी सी बात है, वो भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तू कहीं भी जाता है और उनकी कॉल आ जाती है, कहाँ है घर आजा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। वो रुका और बोला, अच्छा छोड़ना ये सब, अच्छी बात है ये है कि तू जीत गया। और इसके आगे एक चीज की, अब जो नई लड़कियां आई हैं ना भाई, फ्लैट हो रखी है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कॉलेज वाला नियम हमारा सच है या रिंग वाला। नियम ने एक बार फिर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और बस ऐसे ही उन दोनों के आगे चलते हुए बोलने लगा, ना तो मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है ना ही उनके फ्लैट होने में, ओके। वो बोलते हुए जैसे ही लेफ्ट की साइड को मुड़े कि एकदम से नियम रुक गया और उसके रुकने से झनक और सुशील दोनों उसकी पीठ से टकरा गए। उन दोनों ने आगे की ओर आकर देखा तो एक लड़की वहां से होकर गुजर रही थी। व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना था, कानों में बड़े बड़े झुमके, और बस वो चले जा रही थी। उसे ऐसे देखकर झनक ने कहा, कोई कह रहा था लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। नियम एकदम से सकपका गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आगे से होकर गुजर रही थी इसलिए मैं रुक गया। वो उस तरफ देखने लगे, वो लड़की एक लड़की की तरफ बढ़ रही थी और वो लड़की उसे हाथ हिलाते हुए बोल रही थी, अदा जल्दी आ यार, देर हो रही है, क्लास का वक्त हो गया है। और अदा यानी कि वो लड़की उसकी तरफ आगे आगे जा रही थी। नियम मन ही मन बुदबुदाया, बंद कमरों में गूंजती थी वो सदा, उस खूबसूरत दिलनशी का नाम था अदा। और उसे ऐसे खड़े देख झनक ने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, चले या अदा की अदाओं में अभी भी खोए रहना है। वो उसके साथ चला गया। यहाँ N&N मैं पलक इस वक्त निर्भय के केबिन में ही बने उस कमरे में थी और अपने आप को कंसीलर से छुपा रही थी। वो आईने के सामने बैठी थी और जितने भी शरीर पर निशान बने थे सबको उसने लगभग कंसीलर से छुपा दिया था, और अब वो उस निशान की तरफ देख रही थी तो गर्दन पर बना था वो कहाँ निशान रह गया था, वो तो घाव बन गया था जिससे थोड़ी देर पहले खून रीस रहा था, जो अब थोड़ा ठीक था पर पलक को दर्द हो रहा था। उसने एक नज़र अपने पीछे खड़े निर्भय की तरफ देखा जो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। पलक वैसे ही उसे घूरते हुए बोली, मुझे नफरत है तुमसे, सिर्फ बच्चे का नाम दिया था ना तुमने, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरे साथ ये सब किया, मेरा रेप किया, मुझसे शादी की, शादी वाला झूठा नाटक किया, बच्चे की कस्टडी के लिए लड़े। पर निर्भय को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने आप को ठीक किया, अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर जाते हुए बोला, जस्ट बेबी विद बेनिफिट्स। वो कमरे से बाहर निकला तो पलक उसके पीछे आते हुए बोली,
वॉट यू मीन बाय बेबी विद बेनिफिट्स? ये बच्चा भी मेरा है और मैं। वो बोलते बोलते रुक गई। अचानक किसी ने दरवाजा खोला था। सामने वाले शख्स की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और यही हाल पलक का भी था। दिल्ली N&N दैनिक ने सामने खड़ी उस लड़की को देखकर कहा, मिस रिदा आप यहाँ पर? और वो वैसे ही बड़े आराम से बोली, हाँ मैंने सुना पलक यहाँ पर है, उसे काफी देर हो गई तो सोचा मैं उससे मिल लूं। सीईओ भी अंदर है। दैनिक ने गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाया तो उसने कहा, मुझे नॉक करके जाना पड़ेगा। दैनिक ने फिर से हाँ में सिर हिलाया। दोनों मुस्कुरा दिए। रिदा ने नॉक किया। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। उसने 2 बार और किया तो अंदर से निर्भय की आवाज आई, जस्ट गेट लॉस्ट। रिदा डर ही गई। उसने एक नजर दैनिक की तरफ देखा तो दैनिक भी बेचारगी से बोला, मुझे लगा ही था यही होगा। रिदा ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, पलक से शादी के बाद ऐसे हो गए हैं या ये ऐसे ही है? दैनिक रुका और बोला, उनकी लाइफ में आज तक कोई लड़की नहीं आई थी तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता पलक मैम उनकी लाइफ में कैसे इंटर कर गई। बहुत सी मॉडल थी जिन्हें उन्होंने तैयार किया। इनफैक्ट पलक मैम से भी बहुत अच्छी अच्छी मॉडल थी। पर सर को वही क्यों पसंद आई ये मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कर रहा कि वो खूबसूरत नहीं है, पर सर सिर्फ खूबसूरती देखकर पसंद भी नहीं करते। रिदा वैसे ही बोली, मेरी बेस्ट फ्रेंड में कुछ तो बात है तभी तो सीईओ खुद उससे शादी के लिए रेडी हुए, पर यह भी उस स्कैंडल की वजह से हुआ वरना शायद वो उनकी नजर में नहीं आती। वो मुस्कुराई और वहां से चली गई। यहाँ कैबिन के अंदर निर्भय अब जाकर वापस अपनी चेयर पर बैठ चुका था और उसने अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर किसी बादशाह की तरह बैठे हुए कहा, अगर तुम्हारा हो गया है तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारे और भी काम होंगे, सिर्फ मेरे लिए तुम यहाँ आती नहीं हो। वो जैसे बोल रहा था साफ पता चल रहा था कि वो पलक की बेइज्जती कर रहा है, पर पलक कुछ भी नहीं बोल पाए। वो खामोशी से उसे देखती रही और फिर उसने वापस अपना बाथरोब उठाकर पहना और वहां से जाते हुए बोली, ये तुम्हारी जितनी भी अकड़ है ना सारी टूटेगी। ध्यान रखना मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या कैसे करना है। अगर तुम मेरा ऐसे इस्तेमाल करगे तो फिर मुझे भी बहुत कुछ आता है। वो वहां से चली गई और निर्भय के चेहरे पर एक इवल स्माइल आ गई। वो सीलिंग की तरफ देखते हुए बोला, माय डियर स्नोफॉल, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे इरादे पता नहीं है? तुम्हारे हर कदम पर नजर है निर्भय नोमानी की, फिर चाहे वो कदम आगे पड़े या पीछे। उसके चेहरे की वो स्माइल और गहरी हो गई जैसे पता नहीं उसे कौन सा खजाना मिल गया था। यहाँ बाहर पलक सीधा अपने ग्रीन रूम में आ गई थी और यहाँ आते ही उसने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए थे। ये कपड़े उसके काम के लिए ठीक है, पर उसे ऐसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने तुरंत एक ब्लैक शर्ट और जीन्स पहन ली और साथ में ब्लेजर, बालों को जुड़े की शेप में बांध लिया और बस वो रेडी थी और खुद को शांत करते हुए कहने लगी, निर्भय, बदला तो लूंगी तुमसे, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो उन सब का हिसाब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। मैं इन चीजों को ऐसे ही नहीं भूलूंगी। मेरे लिए ये वो याद है जो मेरे बदले को और मजबूत करती जाएंगी। बेबी की बेनिफिट माय फुट, तुम्हें ना बच्चा दूंगी ना बेनिफिट्स। पलक को आज एक ही शूट करना था, बाकी उसे 2 इंटरव्यू देने थे अपने प्रमोशन के लिए और वो यही स्टूडियो में ही शूट होने थे, इसलिए पलक वही चली गई। वैसे तो उसने सोचा था कि वो कोई और ड्रेस ट्राई कर लेगी या फिर कुछ अच्छा सा पहन लगी, पर जो निर्भय ने उसके साथ किया था उसके बाद पलक का बिल्कुल मन नहीं था कि वो ऐसा कुछ करे, क्योंकि निशान थे और कहीं ना कहीं वो दिख ही जाते और पलक में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो इन मार्क को छुपाए। वो थक चुकी थी, बस घर जाकर सोना चाहती थी। उसने फटाफट वो इंटरव्यूज किए। इनफैक्ट लास्ट के इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन में वो चिढ़ भी गई थी, क्योंकि हर क्वेश्चन में निर्भय का जिक्र होता ही होता था। वो कंपनी का सीईओ था, उस स्टोरी का लेखक था, वो उसका हस्बैंड भी था, तो उसका जिक्र लाजमी था, पर पलक को उसका नाम सुन सुनकर ही चिढ़ हो रही थी। लास्ट इंटरव्यू के लास्ट क्वेश्चन में उससे पूछा गया, आपने मिस्टर निर्भय नोमिनी से शादी की, कैसे शादी हुई किसी को पता नहीं। वो स्कैंडल काफी हवा में रहा। क्या आप हमें आपकी असली लव स्टोरी बताना पसंद करेगी? पलक एकदम से चिढ़ गई और बैली, 1 नाइट स्टैंड हुआ था हमारा, उसके बाद मुझे उनकी और उन्हें मेरी आदत लग गई। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इसलिए शादी कर ली और नाउ आई एम हियर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके। पलक वहां से उठकर चली गई। इंटरव्यूअर बस उसकी शक्ल देखती रह गई। वो भले ही 2 पल के लिए हैरान हुई थी, पर फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि ये उनके इंटरव्यूअर का हाई पॉइंट बनने वाला था। पलक ने एक गलती कर दी थी, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक कर दिया था। उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच अपनी पर्सनल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन निकाली थी, जो उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था।
इंटरव्यू खत्म करने के बाद उसके पास कोई भी काम नहीं था। वो अपने ड्राइवर को लेकर सीधा घर के लिए निकल चुकी थी और आज उसका ब्लैक विला पर जाने का कोई मन नहीं था। वो सीधा अपने फ्लैट पर चली आई। यहाँ आते ही उसने सबसे पहले जाकर कपड़े चेंज किए, फिर अपने घाव पर दवाई लगाए और जाकर सीधा सो गई, क्योंकि इसके अलावा उसका और कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। वो काफी देर होती रही और सीधा रात को ही उठी थी। जब उठी और वक्त देखा तो रात हो चुकी थी। वो खुद में ही बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इतने आराम की नींद सोई हूँ। पर उसे ये पता था कि वो अपने घर में ही थी। उसे ना कोई परेशान करने वाला था, ना कोई पूछने वाला था। वो उठी, वॉशरूम में गई, हाथ मुंह धोया और जैसे ही बेडरूम से बाहर निकली उसे कोई खुशबू आने लगी जो काफी बढ़िया थी। पलक वैसे ही बोली, इतनी भूख लग रही है कि बिना खाना पके भी खुशबू आ रही। ओह गॉड, काश कोई जादू हो जाता और सच में जो खुशबू मुझे आ रही है वो खाना भी मुझे मिल जाता। वो इतना कहकर जैसे ही किचन की तरफ गई कि एकदम से चिल्लाए, आह। उसने मुश्किल से खुद को शांत किया, हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था, क्योंकि अपने इस खाली घर में उस सामने खड़े इंसान को देखकर वो एक पल के लिए सच में डर गई थी। वो गहरी सांस लेते हुए वैसे ही चिढ़कर और थोड़ा तेज आवाज में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम? और सामने किचन में खड़ा निर्भय, उसने शर्ट की स्लिप्स को कोहनी तक मोड़ रखा था और आगे अप्रैन पहना हुआ था। वो कुछ बना रहा था और बिना पलक पर ध्यान दिए वो वैसे ही बोला, तुम भी तो मेरे घर में रहती हो, मैंने तो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया। पलक की मुट्ठियां कस गई। वो किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली, ओ हेलो, मैं वहां रहती नहीं हूँ। तुमने मुझे जबरदस्ती वहां रखा हुआ है और मैं यहाँ तुम्हें नहीं आने दूंगी। मैंने तुम्हें नहीं रखा है, निकलो तुम अभी यहाँ से। निर्भय में अपने हाथ में छोटा सा चम्मच पकड़ रखा था जिसमें शायद वो खाना चखने वाला था। उसने एक नजर उठाकर पलक की तरफ देखा और उसकी नजरें कहीं थी। पलक उसकी तरफ बढ़ रही थी पर उसके कदम वहीं रुक गए जहां वो थी। वो चुपचाप खड़ी रह गई निर्भय के पास ही। उसने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच पलक के मुंह में डालते हुए कहा था, कैसा है? पलक कुछ भी नहीं बोल पाए। एक पल को तो वो हैरान हुई पर फिर उसकी आंखें बड़ी होगी। उसके मुंह में जो खाना था उसका टेस्ट जैसे उसके दिल तक पहुंच गया था। वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, कितना टेस्टी बना है, मुझे खाना है। और वो उसे इग्नोर करते हुए उसके हाथ से चम्मच लेकर सीधा किचन के अंदर चली गई। पैन में बने उसे खाने को चम्मच के साथ खाने लगी। वो गर्म था इसलिए वो बार बार अपना मुंह खोलकर सांस ले रही थी ताकि खाने को ठंडा कर सके। निर्भय ने उसे घूरा और पकड़कर लाकर उसे वापस एक चेयर पर बैठा दिया। पलक ने मुंह बनाकर उसे देखा तो वो बोला, पैसे आ गए पर स्टैंडर्ड नहीं आया, चुपचाप यहाँ बैठो और तमीज से खाओ। उसने वो सारा खाना एक प्लेट में निकला और प्लेट लाकर डाइनिंग टेबल पर रखी। पलक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो बस खाना खाने पर टूट पड़ी, जैसे वो पता नहीं कितने अरसे की भूखी थी। पर सच में वो भूखी थी, उसे भूख लगी थी और प्रेगनेंसी की वजह से भूख का एहसास भी डबल हो रहा था। वो वैसे ही खाने लगी और निर्भय बिना कुछ बोले बस चुपचाप अपने दोनों हाथ सीने के आगे बांधे सामने वाली चेयर पर बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था। पलक ने एक नजर उसे देखा तो बोली, बेइज्जती करनी है तो बाद में कर लेना, मुझे सुकून से खाना खाने दो। और वो खाने लगी। निर्भय की नजरें उसके हाथ पर थी जो खाने को बस गपागप अपने मुंह में डाले जा रही थी और उसकी नजरें धीरे धीरे उसके पेट पर आकर रुक गई। पलक प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है और अब धीरे धीरे उसकी टमी हल्की हल्की दिखने लगी थी। उसने इस वक्त टॉप पहन रखा था जिसने भी उसका पेट साफ नजर आ रहा था। ये दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली का ये एक घर था और यहाँ बैठी एक औरत किसी पर चिल्ला रही थी, ढूंढो उसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की? कैसे भी करके उसे वापस लेकर आओ, हमें वो किसी भी कीमत में चाहिए। और उसके सामने खड़े उस आदमी ने कहा, पर हमने उसे यहाँ हर जगह ढूंढ लिया, वो हमें कहीं पर भी नहीं मिली, हम कहाँ ढूंढे अब उसे? सामने खड़ी उस औरत ने वैसे ही कहा, अगर ये भी मैं बताऊं तो तुम क्या करोगे? जाओ और उसे उस जगह पर ढूंढो जहां पर तुम्हें वो मिले। उस जगह पर जाओ जो उसकी पसंदीदा जगह हो सकती है, जहां वो तुम्हें मिल सकती है। निकलो यहां से। वो आदमी अब क्या ही बोलता और चुपचाप वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद भी वो औरत बड़बड़ाती रही, उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी परमिशन के यहाँ से निकलने की? छोड़ूंगी नहीं उसे एक बार मिल जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।